सुप्रभात दोस्तों। देखते ही देखते 27 जुलाई 2022 भी आज आ गया दोस्तों। यूपीएससी पुलिस 2023 के लिए 10 महीने ही ये बचे हुए हैं दोस्तों। तो आज का दिन आप लोगों ने क्या टारगेट बनाया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, या मेरे इंस्टा ID @RN14510 पर भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको मोटिवेशंस मिलता है, अपने काम को करने के प्रति आप डेडिकेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक। ऐसा करने से आपको एक कमांड मिल जाता है, आप लिख देते हो तो आपको कमांड मिल जाता है कि हाँ मुझे इतने इतने वर्क आज दिन भर में कंप्लीट करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम रोज डेली की तरह ही आज चर्चा करने वाले हैं 5 टॉपिक दोस्तों। 5 टॉपिक वो कौन से हैं तो दोस्तों जो न्यूज़ में थे दोस्तों। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 है दोस्तों। सेकंड टॉपिक कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई है दोस्तों। थर्ड टॉपिक है दोस्तों IMF कट्स इंडिया FY23 ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 80 BPS टू 7.4, यानी IMF द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों। तो दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक को लेकर उसके बारे में बताया गया है। फिर फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डिफेंस डील, रक्षा मंत्रालय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा मतलब डिफेंस डील किया गया है दोस्तों, मेक इन इंडिया को देखते हुए और सेल्फ डिफेंस यानी इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की ओर देखते हुए दोस्तों वो डील किया गया है इंडिया में ही दोस्तों। फिर नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे कांगो में दोस्तों 2 इंडियन सोल्जर्स थे दोस्तों, पीक कीपिंग UN के पीक कीपिंग फोर्स में सोल्जर्स थे दोस्तों, वो शहीद हुए हैं, उनकी बातें करेंगे दोस्तों। तो शहीद नौजवानों को मेरा नमन दोस्तों। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दोस्तों दे दोस्तों। हम इसी के साथ नेक्स्ट अपनी बात की ओर चलते हैं दोस्तों, इंडियन बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 की ओर। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायोटेक्निकल इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक, इसने हाल ही में दोस्तों इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक, बायोटेक के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, बायोटेक का मतलब कि इंडिया के इकोनॉमिक में क्या योगदान रहा है उसके बारे में इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट इसके द्वारा बिराक द्वारा जारी किया गया। तो बिराक का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च सॉरी दोस्तों रुको एक मिनट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है। ठीक है फ्रेंड, ठीक, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में दोस्तों। तो भारत इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था की 2000 मतलब जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमिक है 2025 में 150 बिलियन रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड, अमेरिकी डॉलर US डॉलर 150 US डॉलर 2025 तक रहने वाली, 150 US डॉलर 2030 तक ये बढ़ जाएगा 300 बिलियन US डॉलर तक। ठीक है फ्रेंड, 2021 में जो भारत की आर्थिक बायो इकोनॉमिक है दोस्तों वो 18 बिलियन है। कितना है, 18 बिलियन US डॉलर है। वहीं 2020 में इससे पिछले लास्ट ईयर कितनी थी, 70.2 बिलियन थी US डॉलर थी दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र फिगर में देख सकते हैं। आप 2020 में 70.2 बिलियन थी और 2021 में 18.12 बिलियन है। 14% है, वो 14% का क्या हुआ है दोस्तों, ग्रोथ हुआ है। ठीक फ्रेंड, इसे थोड़ा पेन का पिंच होगा, हाँ ठीक है फ्रेंड। ठीक, हम बात करें दोस्तों तो 2021 में बायोटेक स्टार्टअप के लिए यानी इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बायोटेक स्टार्टअप 1128 बायोटेक स्टार्टअप हुए हैं दोस्तों। 2021 ईयर्स जो लास्ट ईयर बीता हुआ है दोस्तों उसमें 1122 बायोटेक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और अनुसंधान और विकास में 1 बिलियन का हमें US डॉलर का खर्च भी हुआ है, इससे अधिक खर्च भी हुआ फ्रेंड। आपको बताते चले दोस्तों तो 4 मिलियन टीके मतलब कोविड-19 के टाइम में बायोटेक द्वारा मतलब इंडिया द्वारा प्रतिदिन टीके लगाए गए हैं। 4 मिलियन प्रतिदिन टीके लगाए हैं कोविड-19 के। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार 2021 में कुल 1.45 बिलियन खुराकें प्रशासित की गई थी। ठीक फ्रेंड, इंडिया द्वारा दोस्तों कोविड-19 के टीके लगभग पर डे इस रिपोर्ट के अनुसार 4 मिलियन टीके लगे हैं और 2021 में कुल 1.45 बिलियन खुराकें लगाई गई थी। 2021 में हर दिन 3 मिलियन कोविड-19 टेस्टिंग हुई है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार हर दिन कोविड-19 के 2021 में 3 मिलियन लोगों का टेस्टिंग हुआ है दोस्तों। कुल मिलाकर 506.7 मिलियन परीक्षण किए गए, टेस्टिंग किए गए थे पूरे मतलब लास्ट ईयर विगत वर्षों में दोस्तों 506.7 मिलियन टेस्टिंग की गई थी। 10 वर्षों में 50 से बढ़कर मतलब अगर बात करें बायोटेक स्टार्टअप की दोस्तों तो पिछले 10 वर्षों में 50 से बढ़कर 5300 से अधिक हो गई है दोस्तों, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के सक्षम करने और इस क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के कारण ही पॉसिबल हुआ है। यानी इस रिपोर्ट ने यानी बिराक ने सरकार को भी सराहना की है दोस्तों कि सरकार का भी योगदान रहा है इस चीज़ को पाने में।
इस टारगेट को पाने में, लक्ष्य को पाने में। ठीक है दोस्तों, बायो स्टार्टअप की जो है 2 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। इसकी संभावना है कि आगे भी ये 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगा। 2050 तक 10,000 के पार जाने की आशंका है दोस्तों बायो स्टार्टअप। ठीक, यानी अभी तो ये 1,000 समथिंग है, फिर 5,300 से अधिक होने की इसकी संभावना है, यानी दुगनी रफ्तार से बढ़ने की संभावना है अगले आने वाले 10 सालों में भी, और इसके पीछे 10 सालों में भी बढ़ा है। ये 50 से बढ़कर 5,300 तक हुआ है। अगले आने वाले 2025 तक 10,000 पार करने की इसकी संभावनाएं व्यक्त की गई है। 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 74 विशेष जैव उष्मायन केंद्रों का भी नेटवर्क स्थापित किया गया है बिराक द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चले फ्रेंड, ये कुछ डाटा है, आपको आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमिक क्या है। तो FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार दोस्तों जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी बायो इकोनॉमिक को दोस्तों जैविक संसाधनों और उत्पादन के उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनौचार सूचना उत्पाद प्रक्रिया प्रदान करना शामिल है। ठीक है फ्रेंड, ताकि स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों में जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाओं का प्रदान किया जा सके। FAO के अकॉर्डिंग ये जो है बायो इकोनॉमिक का ये डेफिनेशन है दोस्तों। इसे आप स्क्रीनशॉट और मैं कहीं भी मेंशन एग्जाम आने वाले एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर दोस्तों, चलते हैं कारगिल विजय दिवस की ओर। तो कारगिल विजय दिवस मई और जुलाई के महीने में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के नियंत्रण, यानी जो LOC वाली लाइन है वहाँ पर लड़ा गया था फ्रेंड, जिसमें भारत को जीत मिली थी। जैसा कि आपको पता भी है ये बात दोस्तों। इसी के उपलक्ष्य में, यानी जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को ये कारगिल दिवस मनाया जाता है, और उन वीर शहीदों को ये समर्पित भी है ये दिवस दोस्तों। ठीक है, इस बार कारगिल दिवस का 22वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। ठीक फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं इसका मतलब उद्देश्य क्या था इस समय, मतलब ये जो युद्ध हुआ था इसमें क्या मोटिव था पाकिस्तान की ओर से दोस्तों, उसकी बातें कर लेते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी मतलब कि घुसपैठी है, मतलब दोस्तों कश्मीर और कश्मीर के कारगिल वाले LOC वाले जो जगह है, जब स्थान है दोस्तों, वहाँ पर मतलब कि घुसपैठी मतलब कि आ जाते हैं दोस्तों। और लद्दाख, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना। ठीक है दोस्तों, यानी जो लिंक है लद्दाख और कश्मीर के बीच उसको तोड़ना उनका मकसद था दोस्तों, और भारतीय सीमा के अंदर उनको तनाव फैलाना था। आपको बता दें घुसपैठिए जो थे भारत शीर्ष पर थे, यानी ऊंचाई पर थे, यानी जो प्रॉपर ये हिल है उसके ऊपर बैठे थे और भारतीय सेना यहाँ नीचे कैंप लगाई हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो घुसपैठिए ये ऊंचाई से लड़ रहे थे और भारतीय सेना नीचे से लड़ रही थी। आप बॉर्डर मूवी भी देखे होंगे फ्रेंड, तो ये सब आप देखे होंगे, तो उसमें हो आप जरूर देखे होंगे। तो जो भारतीय सेना थी वो नीचे थी और जो घुसपैठिए थे वो शीर्ष पर थे। आपको बता दें जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो नियंत्रण रेखा को पार करके भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आ गए थे। आपको बता दें दोस्तों। ठीक, 1947 में भारत के विभाजन, आपको बता दें दोस्तों 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा था, यानी जो ये जो कारगिल वाला क्षेत्र रीजन है कारगिल, ये 1947 से पहले लद्दाख का जो बाल्टिस्तान जिला है उसका ये हिस्सा था। ठीक है, पहले कश्मीर युद्ध 1947-1948 के बाद LOC द्वारा ये अलग किया गया था। ठीक है, 3 मई 1999 ऑपरेशन विजय क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 3 मई 1999 को पाकिस्तान में यह युद्ध तब शुरू किया मतलब पाकिस्तान ने ये युद्ध तब शुरू किया, उसने लगभग, यानी ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था दोस्तों 3 मई 1999 को स्टार्ट हुआ था, जब पाकिस्तान के 5,000 सैनिकों के साथ मतलब घुसपैठिए, यानी 5,000 सैनिक घुसपैठिए चट्टानी पहाड़ी क्षेत्रों के ऊंचाइयों पर दोस्तों घुसपैठ कर लिए थे। ठीक है, और उसे कब्जा कर लिए थे कारगिल वाले रीजन को। ठीक, जब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए विजय ऑपरेशन चालू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, यानी कुछ पाकिस्तानी 5,000 सैनिक दोस्तों कारगिल वाले एक हिल्स वाला एरिया था वहाँ पर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिए थे। ठीक, जब भारतीय गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता चलती है तो भारत के सैनिकों द्वारा, भारत की सेना द्वारा ये ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि 1971 यानी कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसा युद्ध और लड़ा था जिसकी वजह से एक अलग देश का गठन हुआ था, बांग्लादेश बना था। ठीक है फ्रेंड, आपको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये इन तीनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। आपको बता दें इसी युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था पाकिस्तान से। ठीक है, आज जो बांग्लादेश देख रहे हैं वो पहले क्या था दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान था, और जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान दो था। इसकी कहानी हम और कभी बात करेंगे दोस्तों, और कभी वीडियो में। लेकिन दोस्तों तो उस 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग हो गया था। ठीक है फ्रेंड, ये भी कारण थे कारगिल के युद्ध के दोस्तों, ये आप रीजन में लिख सकते हैं आप एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, अब कारगिल युद्ध से पहले का जो परिदृश्य था तो आपको बता दिया जाए दोस्तों कि जो पाकिस्तानी सेना थी उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट थी,
वो सर्दियों के दिनों में दोस्तों गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर अपना दावा करने के लिए घुसपैठ कर लेती है दोस्तों, और उस पे हावी होने के लिए कारगिल के सैनिकों को प्रशिक्षण करना भेजती है। मतलब घुसपैठियों को जो भेजती है उनको प्रशिक्षण भी करती है पाकिस्तानी सेना, और ये बताती है कि ये जो घुसपैठियाँ हैं ये हमारी सेना नहीं है, मुजाहिदीन है, ठीक है, टेररिस्ट कम्युनिज्म जो कौम है वो है, ठीक है फ्रेंड। ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओर से स्टेटमेंट आता है, और इस चीज़ को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी उस चीज़ पे कब्जा कर लिए थे। इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते तो फिर से वहीं पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती, और इसके बाद वहाँ पर इंडियन जा ही ना पाते। तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहते थे दोस्तों, उनका ये भी मुख्य उद्देश्य था, आप जान सकते हैं। और भारत सरकार पर वो मतलब कि क्या दबाव भी बनाना चाहते थे इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर, ठीक है, बनाना चाहते थे। युद्ध के पीछे की कहानी अगर आपको बता दें दोस्तों, तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था वो वीक था, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो ये खुन्नस थी। और दूसरी बात अगर बात करें तो दोनों देशों ने मतलब 1998 जो परमाणु टेस्टिंग की थी, परीक्षण किया था दोस्तों, ठीक है, दोनों देशों ने अपने पावर को दिखाने के लिए एक दूसरे को, या वर्ल्ड को दिखाने के लिए दोस्तों। तो ये एक दूसरे के अंदर थोड़ा मतभेद था, इसी कारण ये सब जो पॉइंटें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक। 1999 की स्थिति शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। आपको बता दें, लाहौर को जो घोषणा पत्र था उसमें दोनों देशों ने हस्ताक्षर भी किया था, और कश्मीर संघर्ष को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने के लिए वादा भी किया था दोनों देशों ने। आपको बता दें दोस्तों, आप ठीक, ये जो घुसपैठिए आए थे उनका वो कोड नाम दिए थे इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन बद्र, ठीक है। जो घुसपैठिए थे इस ऑपरेशन का नाम क्या दिए थे, बद्र दिए थे। इनका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया था, कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना था, और सियाचिन ग्लेशियर पर उनको मतलब क्या करना था, अपना कब्जा करना था, ठीक है। दोस्तों आपको बताते चले कि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने क्या क्या विमानें यूज़ की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने मिग 2आई, मिग 23S, मिग 27, जगुआर, मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया था। मुख्य रूप से ज़मीनी पर हमले करने के लिए सेकेंडरी रोल के साथ हवाई फायर के लिए मिग 21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए दोस्तों मिग 23, 27 ऑप्टिमाइज़ किया गया था, ठीक है फ्रेंड। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले के लिए इसलिए इस युद्ध के हमले हुए, यानी ये सब जो मिग 23, मिग 27 था, ऑप्टिमाइज चीज़ें थी, ये जमीन टू जमीन लड़ रही थी। तो इसके थ्रू पाकिस्तानी के कई ठिकानों पर हमले किए गए थे भारत के द्वारा दोस्तों। आपको बता दें, इस दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर में IAF के मिग 21 और मिराज 2000 के बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया गया था। आपको बता दूं दोस्तों, तो जो रॉकेट और बम थे उसमें दोस्तों अगर बात करें तो 5000 तोपखानों के गोले और 3000 बंदूकें, मोटर और MBRL को प्रतिदिन दागे जाते थे, ठीक। जबकि 9000 गोले उस दिन दागे गए जिस दिन टाइगर हिल्स वापस लाया गया, यानी इंडियन आर्मी द्वारा जिस दिन टाइगर हिल्स वापस लाया गया दोस्तों, उस दिन 9000 गोले दागे गए थे पाकिस्तानी सेना पर, ठीक। ये बमबारी जो थी, बम्बारमेंट थी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में बम्बार्ड की गई दूसरी सबसे ज़्यादा बम्बार्ड की गई बमबारी थी, ठीक है फ्रेंड। आपको बता दूं इतना भयानक मतलब ये युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो भारत है हमारा देश, वो शांति प्रिय देश है। और आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश में चाहे हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म, क्रिश्चियनिटी, कोई भी कम्युनिज्म के लोग हों, वो सब शांतिपूर्वक ही रहना चाहते हैं, और ये हमारी देश की बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे चारों तरफ हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, फिर भी हम लोग क्या है, एक इंडियंस हैं दोस्तों। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो पूरे विश्व को मिसाल के रूप में देखी जाती है दोस्तों। हम लोग हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के पॉलिसी पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आपको पता भी है। तो भारतीय सेना ने पहले बार मतलब कि पहले कभी किसी देश पर, कंट्री पर हमला भी नहीं करती, अटैक भी नहीं करती, आपको ये पता भी होगा। तो इस युद्ध में भी ऐसा हुआ था, भारतीय सेना ने पहले अटैक नहीं किया था, उन्हीं की ओर से पहला आक्रमण आया था, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें तो थर्ड हमारा टॉपिक है दोस्तों, IMF ने पूरे विश्व के मतलब विकास दर को घटता हुआ बताया है दोस्तों, उसमें भारत भी शामिल है। भारत में 3.2% की गिरावट आई है दोस्तों, जो विकास दर है दोस्तों, और इस बार 6.1% रहने की संभावना है, जो कि लास्ट ईयर 8 पॉइंट समथिंग कुछ थी दोस्तों, इस बार 6.1% होने की संभावना है, ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विस्तार से। तो आपको बता दें कि भारत की जो विकास दर है 0.8% अंक की कटौती करते हुए 7.4% अनुमान लगाया गया है IMF की रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। आपको बता दें कि नीति को मजबूत करना, ये जो मतलब कि ये रिपोर्ट आई है IMF द्वारा, जो विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट किया गया है, ये मंगलवार को अपडेट किया गया था दोस्तों, ठीक।
ये महामारी जो आई, मतलब कि आर्थिक जो संकट आया पूरे विश्व में, ये एक तो कोविड जो महामारी आई थी इसके कारण, और रूस यूक्रेन जो आक्रमण हो रहा है उसके कारण, ये मतलब कि मतलब आईएमएफ ने इसको मतलब कंक्लूजन निकाल कर ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं। हाँ, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 6.1 से घटकर 3.2% रहने की अनुमान भी है। जो वैश्विक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है वो 6.1 से घटकर 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, ये आईएमएफ द्वारा रिपोर्ट में जारी किया गया है दोस्तों। ठीक, जो विश्व अप्रैल 2022 के विश्व आर्थिक आउटलुक में 0.4 और 0.7% का अंक कम है। दुनिया के 3 सबसे बड़े आर्थिक व्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और यूरो क्षेत्र में वैश्विक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ विकास को रोकता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, यूरोप की अर्थव्यवस्था है, ये तीनों एरिया की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों। तो वही 2022 से 2023 के दौरान वैश्विक मंदी का असर भी दिखेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी ये असर देखने को मिलेगा। 2022 की वैश्विक आर्थिक आउटलुक के मुख्य रूप से दिखाया गया है और नकारात्मक जोखिमों को बहुत ही करड़ रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए 2022-23 के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों। अगर बात करें चीन की अर्थव्यवस्था में, उसके भी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। भारत की आर्थिक व्यवस्था में नरमी को दर्शाता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नॉर्मल है थोड़ा। ठीक है, भारत के लिए अनुमान लगाया कि 0.8% अंक संशोधित कर 7.4% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत को 7.4% जीडीपी वृद्धि सऊदी अरब के 7.6% के बाद दूसरी सबसे बड़ी अनुमान है। ठीक है, भारत की जो जीडीपी है 7.4% आकी गई 2023 के लिए, वहीं सऊदी अरब की 7.6% नापी गई है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी भारत की है और फर्स्ट पर सऊदी अरब है। बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में 2021 में भारत का 8.7% अनुमानित किया गया था, और वित्तीय वर्ष 2023 में दोस्तों आर्थिक विकास के धीमा होने के कारण 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें दोस्तों, चीन का विकास दर में भी गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई चीन की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अगर बात करें। लेकिन अगर उस रेट के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों, तो भारत का जो लास्ट ईयर था वो चीन के रेट यानी जो 4.4% है उससे दुगने रेट से भारत का मतलब इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ किया था। ठीक है फ्रेंड, मौद्रिक नीति अमेरिका में 1.4% अंक की गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। अगर आप बात करें वृद्धि 2022 में पिछले वर्ष 5.7% से 2.3% तक धीमी होने के अनुमान भी बताई गई है। चीन में बढ़ाए गए लॉकडाउन और बढ़ाते अचल संपत्ति संकट 2022 में विकास दर के 1.1% अंक घटकर 3.3% संशोधित किए गए हैं। ठीक, हम बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, ठीक, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है फ्रेंड, आईएमएफ का फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएस में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में किया गया था। आपको बता दें, आईएमएफ के साथ आईबीआरडी की भी स्थापना हुई थी, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना 1946 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में दोनों की एक साथ हुई थी। ठीक है फ्रेंड, अब कुछ इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 44 देश इसके संस्थापक देश थे, जिसमें से इंडिया भी उसमें से एक था दोस्तों। कुल सदस्य 189 देश हैं दोस्तों अभी तक। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं आईएमएफ छोड़ने वाले देश, स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली वो विश्व बैंक से भी निकाल, अगर हम बात करें जो 189 देश के लोग हैं दोस्तों, वो अगर आईएमएफ के सदस्य हैं तो वो ऑटोमेटिकली विश्व बैंक के भी, वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य हो जाते हैं। और अगर वो आईएमएफ को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो विश्व बैंक को भी छोड़ देते हैं। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। प्राथमिक उद्देश्य इसका दुनिया में विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, मौद्रिक सहयोग को वही बढ़ावा देना, व्यापारिक और विस्तार को संतुलित विकास और सुविधाजनक बनाना है, भुगतान और बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले देशों और भुगतान असंतुलन ठीक करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी है। ये उसके उद्देश्य हैं, आप लिख सकते हैं, आप इसी टाइप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाशन इसके यानी ये कौन से चीज़ों का प्रकाशन करती है इसके बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय निगरानी, फेशियल मॉनिटरी, क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ये 4-5 जो रिपोर्ट्स हैं ये जारी करता है आईएमएफ। कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो 24 कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इसके। ठीक है, 189 देशों के प्रतिनिधित्व करते हैं और ये रोस्टर प्लान के तहत होता है। ठीक है, और 189 देशों के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं वो 24 कार्यकारी निदेशकों में सेलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टर भी बनते हैं। ये रोस्टर प्लान के तहत होता है, आपको बता दूँ दोस्तों। प्रत्येक सदस्य गवर्नर बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले 2 गवर्नर, यानी प्रत्येक सदस्य देशों से 2 गवर्नर इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, और ये जो 2 गवर्नर होते हैं उनकी अध्यक्षता उस देश के वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर करता है। हमारे देश के कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके बारे में उनका नाम आप टाइप करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक, जल्दी जल्दी। ठीक,
हमारे देश से RBI के गवर्नर जगह लेते हैं और जो वित्त मंत्री हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 RBI गवर्नर मतलब RBI के सदस्य इस मतलब पर्टिकुलर संस्था में जाकर के डायरेक्टर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसमें 150 देशों के लगभग 2700 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल कोटा की बात करें तो SDR 477 बिलियन है, यानी $, में बात करें तो 692 बिलियन डॉलर है। ठीक है, विशेष आहार अधिकार आवंटन की बात करें तो SDR का कुल आवंटन लगभग 204 SDR, यानी US डॉलर की बात करें तो दोस्तों 296 बिलियन है। ठीक, SDR बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं हैं दोस्तों। इसमें यूरो है, US डॉलर है, जापान का येन है, चीन का युआन है और पाउंड स्टर्लिंग चीन का जो युआन है अक्टूबर 2016 में SDR टोकरी में डाला गया था। ठीक है फ्रेंड, जो मुद्रा भार है SDR का वो 41.73% है। ठीक है, यूरो का 30.93% है। ठीक, सेकेंड नंबर में, और अमेरिका का जो US डॉलर है 41.73% फर्स्ट पर है। SDR कोटा की बात करें तो IMF में जो भारत की कोटा है दोस्तों 2.76% SDR कोटा है। ठीक है फ्रेंड, अगर यही बात करें अमेरिका के सबसे ज़्यादा कोटा 17.46% है, उसके बाद जापान का 6.48%, फिर चीन का 6.41% नंबर आता है। बात करें दोस्तों तो उधार क्षमता की, तो उधार क्षमता ये लगभग IMF जो है वो अपने सदस्य देशों को 1 ट्रिलियन तक उधार देने में ही सक्षम है, $1 ट्रिलियन तक। ठीक है, सबसे बड़े उधारकर्ता देशों में बात करें तो ग्रीस, यूक्रेन, पाकिस्तान और मिस्र का नाम आता है। ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेंस डील। सेना को मिलेगा स्वार्म ड्रोन और कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम आप जल्दी जल्दी टाइप करिए दोस्तों, देखता हूँ कौन पहले टाइप करता है। ठीक है फ्रेंड, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों सेना को यानी अपने इंडियन आर्मी को दोस्तों स्वार्म ड्रोन मिलेगा और कार्बाइन बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी और 28,738 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है सेना को। ठीक है दोस्तों, इस पूरे स्कीम के तहत, इस डिफेंस डील के तहत आपको बताते चले दोस्तों कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने मतलब कि भारत की आर्मी को, इंडियन आर्मी को आधुनिक मॉडर्न करने के लिए ये कदम उठाया और ये डील किया है। ठीक है फ्रेंड, ये डील दोस्तों भारत के सैनिकों को मॉडर्नाइजेशन करेगी और जो दुश्मन देश हैं उनके स्नीपर्स को, है ना दोस्तों, उनको LOC पर तैनात सैनिक जो है दुश्मनी स्नीपर्स को मतलब मारने या उनसे लड़ने के लिए और मतलब कि पावर बढ़ाएगी। ठीक है, दुश्मनी स्नीपर से लड़ने के लिए और पावर बढ़ाएगी ये डील। ठीक है फ्रेंड, आपको बता दें कि जो हाइब्रिड जंग की ये मतलब डील की गई है फ्रेंड, एक तरह से इस टाइम वैश्विक जो संघर्ष चल रहे हैं उसको मद्देनजर देखते हुए दोस्तों ये डील की गई है अपने आर्मी को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। रक्षा मंत्रालय ने ये भी बात कही है दोस्तों। ठीक है, अपने कमेंट में। ठीक, बात कर लेते हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दुश्मन की गोलियों से ये हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रेंड। जो इसमें जो मानक, अगर इसी मानक की बात करें जैकेट में तो 6 स्तर की इसमें सुरक्षा प्रदान की गई है बुलेट प्रूफ जैकेट में। ठीक, और ड्रोन की निगरानी, आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, ड्रोन प्रॉपर मतलब सैनिकों को ड्रोन मिल जाने से बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होने से दोस्तों ड्रोन के माध्यम से जो हमारी आर्मी है और भी मजबूत हुई है। ठीक है, जैसा कि आपने जो उरी हमला देखे थे, ठीक है फ्रेंड, उरी हमला देखे थे, ठीक, उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक, जब भारत ने मतलब कि घुसकर मारा था पाकिस्तान में। ठीक फ्रेंड, मतलब कि LOC पार कर जो घुसपैठिए थे उनको मारा था पाकिस्तान के LOC वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात कर लेते हैं ड्रोन के आने से जो सेना है वो मजबूत होगी, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा बताया गया है फ्रेंड। ठीक, चौकसी भी इससे बढ़ेगी सीमाओं पर। बात कर लेते हैं संघर्ष के हालात में, अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो इस टाइम पूरे विश्व स्तर पर संघर्ष जो जैसे देखने को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध देखने को मिला है, उस हिसाब से अपने कंट्री के मतलब कि आर्मी को मजबूत बनाने के लिए ये काम किया गया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा डील की गई है। ठीक, आपको बता दें 1250 KW क्षमता का मतलब किलोवाट की क्षमता का टरबाइन जनरेटर भी सेना को दी जाएगी। ठीक, ये और ये जो जनरेटर होगी वो इंडियन इंडस्ट्रियल ही बनाएंगे, जो इंडिया के उद्योग होंगे वही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चले DAC ने समुद्री निगरानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए 14 निगरानी जहाज़ों को खरीद वाले भारतीय तटरक्षक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। भारतीय सेना के 3 प्रस्ताव हैं इसके तहत। पहला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड हो गया, दूसरा एक्सटेंड रेंज
गाइडेड एक्सटेंड रेंज रॉकेट कम्युनिकेशन और एरिया डेनियल मुनसिन टाइप, ठीक है। DRDO इन सबको डेवलप करेगा, ठीक है फ्रेंड। और इसके तहत तीनों प्रस्तावों के लिए दोस्तों 8,599 करोड़ रुपए का डील किया गया है फ्रेंड। अब गाइडेड एक्सटेंडेड रॉकेट एमिनेशन की रेंज जो है वो 75 किलोमीटर है और इसकी सटीकता 40 मीटर है, ठीक है। एरियल डेनियल मुनिशन टाइप रॉकेट की बात करें तो दोस्तों एमिनेशन के दोहरे उद्देश्य वाले सब म्यूनिशन शामिल है जो दोनों टैंकों के बेअसर करने में सक्षम है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की बात करें दोस्तों तो कमांड कार्यों के लिए, एक्सक्यूजन के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए, सुविधा के लिए, कमांडरों को वास्तविक समय के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए, प्रसारित करने के लिए और साझा करने के लिए, इन सब के लिए दोस्तों ये हमारा सब म्यूनिशन शामिल है, सॉरी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, कांगो में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की ओर से 2 हमारे जो सोल्जर्स थे BSF के कार्यरत थे कांगो में, वो शहीद हुए हैं दोस्तों, ये न्यूज़ है। इसका सूचना विदेश मंत्री हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने बहुत ही भावुक होकर दिया है, ठीक है दोस्तों, ये सूचना दी है देश को, ठीक। अब कांगो देश जो है दोस्तों वो कहाँ है, एक्सटेंड करता है कहाँ, ये हम देख लेते हैं। एक्सटेंड कहाँ करता है ये देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, ओह सॉरी, एक मिनट। देखिए अफ्रीका में ये है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही कांगो है दोस्तों, यहीं पर तैनात थे हमारे जो भारतीय जवान थे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर UN की तरफ से जो शांति जो पीस कीपिंग सोल्जर्स होते हैं उसके रूप में वो तैनात थे, ठीक है फ्रेंड। यही कांगो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, कांगो कहाँ पर, उसके अगल बगल कंट्री कौन सी है, इसको कौन सी कॉन्टिनेंट में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये दिखाया, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसकी जो सूचना है वो S जयशंकर जी द्वारा, जो फॉरेन मिनिस्टर है इनके द्वारा दी गई है। मोनोस्को जो लोकतांत्रिक राज्य कांगो है वहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, घटना हुई है, ठीक। इससे पहले भी जो भारतीय सशस्त्र बल थे BSF थे दोस्तों, उनके ऊपर हमला हुआ था, वहाँ के जो सैनिक विद्रोही थे उनके द्वारा, ठीक है, सोमवार के दिन, ठीक है फ्रेंड, जो सोमवार था। भारतीय सेना पर हमला फिर एक बार और हुआ था, 22 मई को किया गया था दोस्तों विद्रोहियों द्वारा, जिसका जो इंडियन आर्मी थी, भारतीय सेना थी, जमकर डट कर लड़ी थी दोस्तों और विद्रोहियों को खदेड़ भी दी थी। आपको बता दें दोस्तों कि 1999 से ही कांगो में तैनात है भारतीय सेना, ठीक है। भारतीय सेना की जो टुकड़ी है दोस्तों 1999 में से ही वहाँ पर तैनात है, आपको बता दूँ। यहाँ पर कांगो में दोस्तों अलग अलग देश से यानी 20,000 सैनिक तैनात हैं और भारत के अकेले 4,000 सैनिक वहाँ पर तैनात हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, सामूहिक विनाश के हथियार कानून में केंद्र क्या चाहता है संशोधन। तो दोस्तों आपको बता दें जो सामूहिक विनाश हथियार कानून केंद्र है उसमें केंद्र चाहता है कि मतलब कानून है उसमें केंद्र जो है, केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चाहता है, संशोधन चाहता है। जो सामूहिक विनाश के हथियार के लिए कानून था 2005 का, उसमें जो केंद्र सरकार है वो संशोधन चाहती है और इसके लिए उन्होंने एक विधेयक भी पारित कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। और उसमें कुछ संशोधन की जाने की, जो 2005 की मतलब कि अधिनियम था उसको अमेंडमेंट करने की बातें कही गई हैं। आपको बता दें दोस्तों 2005 के अधिनियम में सामूहिक विनाश के हथियार और जैविक, रासायनिक और परमाणु और उनके वितरण के साधनों के निर्माण, परिवहन, स्थानांतरण पर रोक लगा दी। विधेयक किसी को भी सामूहिक विनाश के हथियारों और अनेक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी निश्चित गतिविधियों का वित्त पोषण से रोकता है। यानी ये जो 2005 का अधिनियम है किसी भी निश्चित गतिविधियों और हथियार और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित चीज़ों को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इसी को अमेंडमेंट, इसी को सुधारने के लिए दोस्तों इसे यहाँ पर ये बातें लाई गई 2022 में, ठीक है। ये विधेयक लाया गया है 2022 में विधेयक। आपको बता दें दोस्तों WMD शब्द इस्तेमाल पहली बार सामूहिक विनाश का, जो सामूहिक विनाश के हथियार है इसका क्या मतलब है, तो सामूहिक विनाश के हथियार का मतलब शॉर्ट फॉर्म में WMD शब्द इस्तेमाल किया जाता है। 1937 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता कैंटरबरी और आर्क बिशप ने जर्मन और इतावली फांसीवादी और ग्रेवनिक में बम विस्फोट के वर्णन करने के लिए किया था, आपको बता दें, ठीक है। इसका वर्णन कौन किया था, इंग्लैंड नेता कैंटरबरी और आर्क बिशप ने किया था दोस्तों। आपको बताते चले
जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 इसमें इसके अंतर्गत आपको इस पे अंकुश लगाता है। एनबीसी हथियार जो है उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। और जो जैविक हथियार सम्मेलन 1972 ये भी रासायनिक हथियार सम्मेलन 1992 के तहत भी इस पर दोस्तों रोक लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। भारत 1972 और 1992 जो 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन है और 1992 का जो रासायनिक हथियार सम्मेलन है, इन दोनों पर हस्ताक्षर भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें जो इन संधियों का हस्ताक्षर देश नहीं है, भले ही कई देशों ने गैर अनुपालन का आरोप लगाया गया है। यानी बहुत सारे देशों पर, यानी जो इसके सदस्य रह चुके हैं, इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर भी किए हैं, उन लोगों पर गैर अनुपालन का भी, यानी इस ट्रीटी को पालन न करने का भी आरोप लगाया जा चुका है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून WMD की कोई एकल आधिकारिक परिभाषा भी नहीं है, आपको बता दें दोस्तों। और आमतौर पर अभिव्यक्तों को परमाणु, जैविक और रासायनिक एनबीसी हथियारों को कवर करने के लिए समझा जाता है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों भारत ने यह हस्ताक्षर किया है। अब WMD अधिनियम 4P सामूहिक विनाश के हथियारों को और परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को शामिल करने वाले हथियारों के एक वर्ग को दिए गए एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, इसका WMD अधिनियम की धारा जो 4P है इसके अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में WMD को उन हथियारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बेहद खतरनाक है। यानी WMD की धारा 4P में उन सब चीज़ों को परिभाषित किया गया है जो बेहद ही बहुत खतरनाक है, जिन्हें आबादी की एक बड़े हिस्से की खात्मे की क्षमता होती है। ठीक है, फिर WMD अधिनियम जो 4H है उसके अनुसार परमाणु हथियार या उपकरण वे हैं जिन्हें परमाणु क्षमता और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि सामान्य तौर पर ये मशीनरी और हथियार विस्फोट की सुविधा के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं 2005 WMD अधिनियम रासायनिक हथियारों को विषाक्त रसायनों और अग्रदूतों को के रूप में परिभाषित करता है, सिवाय उसके लिए जहां शांतिपूर्ण सुरक्षात्मक निर्देश सैन्य और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो पूरी टॉपिक थी दोस्तों, हमने सभी 5 टॉपिक पर एनालिसिस किया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।